आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वू होता है वो अपने इंटरव्यू के बीच से ही वहां से निकल जाता है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू के एस रैंक बनने की खबर होती है वो अपने हवांग के पास भी पहुंच जाती है, जो देखकर बंदे को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये कमीना अभी तक जिंदा कैसे है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक एसोसिएशन के बंदे को जिसके पास जिन्वू का ऑर्ब होता है और उसे देखकर वो बोलता है कि मैंने अपने समय में काफी सारे आर्टिफैक्ट देखे लेकिन ये रेड क्रिस्टल बॉल मेरे पास कभी नहीं आया। और उस बंदे को यकीन भी नहीं हो रहा होता कि जो इस ऑर्ब का एम्पलीफिकेशन रेट है वो 100% है। और फिर वो बंदा जिन्वू से पूछता है कि तुम्हें ये आइटम कहाँ से मिला है, तो जिन्वू जवाब देता है डंजन से। लेकिन अभी जिन्वू के दिमाग में यही चीज चल रही होती है कि उसे जल्दी से जल्दी डीमन कैसल जाना है और होली वाटर ऑफ लाइफ को ऑब्टेन करना है। तो जो उसके सामने एसोसिएशन का बंदा होता है तो वो सीधे मुद्दे पे आता है कि मैं ऐसे आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे, तो क्या ऐसी कोई चीज आपके पास सेल में है। और अब वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह वैसे आर्टिफैक्ट रखे हुए होते हैं जो कि उसे फायर से प्रोटेक्ट करे। और फिर जो वो बंदा होता है वो इन आर्टिफैक्ट के बारे में उसे बता रहा होता है और ऐसे यहाँ पे सेल वगैरह के बारे में बात चल रही होती है। एंड देन सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल को जहाँ पर जो बाइक होते हैं वो अकेले बैठे हुए होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हंटर जो कि लगातार अपने लेवल को इंक्रीज करा जा रहा है। और जब मैं इलिटन स्टेट में होता हूँ तो मैं एक्यूरेटली अपने अपोनेंट की स्किल लेवल को रीड कर सकता हूँ। और मैं ये बात पर भी श्योर हूँ कि जब मैं संग जिन्वू से रेड गेट पर मिला था तो उस वक्त वो मुझसे कमजोर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं कितना बेवकूफ हूँ कि उसके जितना ताकतवर इंसान क्यों किससे गिल में आएगा, वो खुद का भी तो गिल स्टार्ट कर सकता है। और फर्क नहीं पड़ता कि हमारी गिल इस कंट्री की बेस्ट गिल्ड हो या सेकंड बेस्ट गिल्ड हो, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ताकतवर बनता रहा तो वो हमेशा नंबर 1 रहेगा। और देखकर लग रहा है कि मैं और जोंग अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं उसके साथ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके घर के बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उससे मिलने आ रखे होते हैं। बट ये चीज जिन्ना चुपके से देख रही होती है और तभी जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो जिन्ना को भी देख लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी सही वक्त पे जो जिन्ना होती है वो छुप जाती है और फिर जिन्वू अपनी बहन के सामने आता है और उसे बोलता है क्या तुम मेरे को नीचे जाने दोगी और उन्हें भगाने दोगी। तो जिन्ना बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, काफी सारे हिट कमेंट तुम्हारे को लेकर इंटरनेट पे चल रहे और अभी कोई जरूरत नहीं है आग में फ्यूल डालने की। और इसी दौरान जिन्वू के घर की घंटी बजती है जो सुनकर ना जिन्ना काफी डर जाती है और फिर जिन्वू जाता है देखने के लिए कौन है। और तभी उसके सामने उसका प्रिय मित्र जिन्हो होता है और वो रोते हुए कहता है मेरे फादर ने मेरे को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। और जिन्हो को देखकर ना तुम जिन्वू का रिएक्शन खुद देख सकते हो। और फिर बंदा उसे बोलता है मेरे को ऐसा लगा तुम्हारे पास खुद की प्लेस होगी रहने के लिए। तो जिन्हो बताता है कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वो मेरे फादर के नाम से था और इसलिए मेरे को वहां से भी निकाल दिया गया। और अब बंदा जिन्वू से पूछता है कि क्या अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो वो कुछ समय उसके घर रह सकता है। और जिन्हो को देखकर ना जिन्हा भी बोलती है हे जिन्वू ये बंदा कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। तो जिन्वू सीधे बोलता है भाई मैंने इसे कभी देखा ही नहीं है और फिर वो अपना दरवाजा बंद कर देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो के फादर और उसकी मॉम को। और जब वो लोग बात कर रहे हो तो तभी अचानक से जो जिन्हो के फादर होते हैं वो बेहोश होते होते बचते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात का सीन जहाँ पे जिन्वू अपनी बहन के कमरे में आ रखा होता है और अपने मन में सोचता है कि जब मैं चले जाऊँ तो शायद कोई जिन्ना से बात करने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए अब वो अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और इसीलिए अब वो टस्क को समन करता है और उसे बताता है तुम्हें मेरी बहन को गार्ड करना है और इसलिए मैं तुम्हें 2 और बैकअप में दे रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग जिन्वू के और शैडो सोल्जर्स को देखते हैं और वो किसी टंकी में बैठा हुआ होता है और उन्हें बताता है नाउ अभी से तुम्हें अपने आसपास के एरिया पे नजर रखनी है ग्रुप्स में और ये ध्यान रखना कि किसी के नजर में मत आना जब तुम्हारी बारी हो, आई मीन जब तुम राउंड लगा रहे होगे तो। और अब जो जिन्वू के सोल्जर्स होते हैं वो काम पर लग जाते हैं और जिन्वू बोलता है कि अगर यहाँ पे मर्डर भी अपेयर होता है फिर भी वे लोग मेरे शैडो सोल्जर्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे जब तक वो हाई रैंक हंटर ना हो। और आई गेस ये मेरा स्मॉल कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को। एंड इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हो और जिन्वू कहीं जा रहे होते हैं और जिन्वू ना उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने गिल्ड मास्टर की पोजीशन छोड़ दिया वो भी केवल मेरे लिए और इसलिए मैं अब इसे कुछ बुरा नहीं कह सकता। और फिर जिन्वू से पूछता है कि आज वो इतनी सुबह दायसोंग टावर में क्यों जा रहा है, लेकिन जिन्वू उसे कुछ बताता नहीं है, वो केवल उसे यही बोलता है कि मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा। और अब हम लोग देखते हैं डीमन कैसल का सीन जहाँ पर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो इस
डंजन का डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा प्रिपेयर्ड होके आ रखा हूँ। और पहला आइटम तुम लोग खुद देख सकते हो जो कि उसे फिल डंजन के फ्लेम से प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा आइटम होता है उसके पास नेमलेस रिंग जिसके अंदर वाटर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और अब बंदा पूरा रेडी हो जाता है और इस पॉइंट पे ना जिनको काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। और अब उसके सामने क्विस्ट भी अपेयर होता है जो होता है उसे डीमन किंग बेरान की सोल को कलेक्ट करना है जो टॉप फ्लोर में रहता है। और अगर उसने ऐसा किया तो उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। फर्स्ट रिवॉर्ड होता है टॉप टायर र्यून स्टोन, सेकंड रिवॉर्ड होता है बोनस स्टेज 30+, थर्ड रिवॉर्ड होता है अनडिस्क्लोज रिवॉर्ड। और अब वो सीधा 76 फ्लोर के अंदर एंटर करता है जहाँ पे काफी सारे डीमंस उसके सामने होते हैं उसका स्वागत करने के लिए। लेकिन उनके सामने टस्क होता है जिसके हाथों में ऑर्ब ऑफ एवरिस होता है जो कि मैजिक पावर्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है। और जब बंदा उन पे फायर अटैक करता है तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और वो एक ही बार में काफी सारे डीमंस को वाइप आउट कर देता है। और अभी तुम लोग जिन्वो का लेवल साफ साफ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो कि अभी 81 हो चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ पे कितने दिनों से हूँ। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आप यहाँ पे 2 दिनों से सो रहे थे। और वो जो इंसान होता है ना वो जिन्हों का फादर होता है जो कि डॉक्टर को बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ हुआ है। और अब डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपका कब से क्लोज कांटेक्ट है एक हंटर या अवेकन बीइंग के साथ। जो सुनकर ना जिन्हों के डैड सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं उन्हें कि आप ये अचानक से ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो डॉक्टर उसे बोलता है क्या आपने कभी पहले इंटरनल स्लम्बर सुना है। और ये सुनकर ना जिन्हों के डैड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फिर हमें इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। और अगर मैं तुम लोगों को इस बीमारी के बारे में आसान भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी होती है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगेगा और जब वो सोएगा तो जो उसकी लाइफ फोर्स है वो काफी जल्दी ड्रेन होगी। और जिस इंसान को ये बीमारी है उसे अलाइव रखने का केवल एक ही तरीका है वो है लाइफ सपोर्ट डिवाइस। और ये जो बीमारी है वो गेट के अपीयरेंस या किसी हंटर के कॉन्टेक्ट में रहने से होती है। और अब जिन्हों के डैड समझ जाते कि ये सब चीजें उन्हें जिन्हों की वजह से हुई है, जिन्हों के क्लोज आने से हुई है। एंड फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक जापान के आइलैंड को जहाँ पर हम लोग एक आंट को देखते हैं एक फ्लाइंग आंट को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली अपने किनारे में पहुंच चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डीमन कैसल का सीन जहाँ पर जो डीमंस होते हैं वो मरे पड़े होते हैं और ये काम होता है जिन्वो और उसकी आर्मी का। और बंदा बोलता है कि अगर मैं इन डीमंस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाता तो जो मेरी अभी ये आर्मी होती है वो काफी बड़ी होती। और जब बंदा आगे बढ़ रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो उसके शैडो सोल्जर्स उसे फॉलो कर रहे हैं वो एक इनएफिशिएंट तरीका है और अब वो उन्हें इफिशिएंट तरीके से काम करवाने वाला है। और इसलिए वो सभी को बोलता है कि हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं जिसमें से पहला ग्रुप होता है टीम टस्क, सेकंड होता है टीम इग्रिस, थर्ड होता है टीम आयरन, फोर्थ होता है टीम टैंक, फिफ्थ होता है हाई और टीम ए और सिक्स होता है हाई और टीम बी। और अब जिनको सीधे उन्हें बोलता है तुम्हें केवल 2 काम करने, पहली टीम स्प्लिट हो जाओ और जितने भी एनिमीज तुम्हारे सामने आ रहे उन्हें डिफीट करो और सेकंड टीम मेरे को इन्फॉर्म करो जब तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर में जाने का एंट्री परमिट मिल जाए तो। एंड अब जो जिन्वो होता है वो अपने सोल्जर्स को काम पर लगा देता है और ये सब करने के बाद ही उसे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि वो पॉइंट्स को ऑब्टेन कर रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि जो उसके सोल्जर्स है वो मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया है और जो चीजें होती है वो ऐसे ही चल रही होती है। एंड फिर हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनको 80 लेवल तक रीच कर पाया, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ सेंस होता है और वो नोटिस करता है कि जो उसका माना है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। और अभी जिनको अपने सामने वाली बिल्डिंग पर देखता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है, बट अभी बंदे को यकीन नहीं हो रहा होता कि इस डीमन कैसल के अंदर और भी डीमंस है जो कि आयरन से ज्यादा ताकतवर है। और अब बंदे के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो अपने सारे सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। एंड इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हों ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया है बिकॉज उन पर कंटिन्यूसली अटैक आ रहे थे। और अब जिन्वो एक जगह बैठता है और एक जमीन पे अपने ग्रुप्स का नाम लिखता है और फिर ये नोटिस कर रहा होता है कि जो उसके अपोनेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। और फिर बंदा रियलाइज करता है कि जो अपोनेंट्स है डीमंस है वो उसके उन ट्रुप्स पर हमला कर रहे हैं जिनको वो हरा सकते हैं। और अब जिन्वो ये भी समझ जाता है कि जो अगला उन डीमंस का टारगेट है वो उसके टैंक्स है और इसके बाद वो अपने टैंक्स की जगह में ही पहुंच जाता है। और अब जिन्वो सामने की तरफ देखता है जहां पर जो कुछ डीमंस होते हैं कह सकते हो तुम लोग डीमन नॉबल्स और जो डीमन नाइट्स होते हैं वो जिन्वो के टैंक की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड इसके बाद उस जगह फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर जो टैंक्स होते हैं वो दहाड़ते हैं, बट जो डीमन नाइट होता है वो जिन्वो के टैंक्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे काट के रख देते हैं। और जो दूसरे
नाइट्स होते हैं, डीमन नाइट्स, वो भी जिन्वो के सोल्जर से भारी पड़ रहे होते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जो देखकर अब जिन्वो भी मैदान पे उतरता है और सबसे पहले वो अपने कैमोफ्लेज को हटाता है और बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मेरे सोल्जर्स है वो तुम्हें नहीं हरा सकते। और अब जो एक डीमन नाइट होता है वो जिन्वो की तरफ आगे बढ़ता है अपना भाला लेके, लेकिन जब वो उस पर यूज करता है तभी जिन्वो उसके भाले को डॉच करता है, इवन वो उसके मुंह पे एक जोरदार किक दे मारता है और एक ही किक में उसे हरा देता है। और इसके बाद दो और नाइट्स एक साथ जिन्वो की तरफ आगे बढ़ते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन जिस जगह जिन्वो होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है और ये चीज ना उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से जिन्वो कहाँ चले गया। लेकिन इस पॉइंट पे जिन्वो ने कैमोफ्लेज का यूज करा हुआ है और वो उनके शॉट में होता है और अपने डैगर से एक ही बार में दोनों नाइट्स को काट के रख देता है और फिर उसे मिलता है एक्सपीरियंस पॉइंट। और अब उसके सामने एक डीमन नोबल होती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है जिन्वो को देखकर, और जिन्वो उसे बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या जो डीमंस है वो कैपेबल है अपने डर की फीलिंग को दिखाने में, बट देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल गया है। और अभी ना जिन्वो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि भाई वो उसको मार डालेगा भी। और अब जो डीमन होती है वो डर के मारे लगातार जिन्वो पर हमला कर रही होती है, लेकिन जो अपना जिन्वो होता है वो लगातार उसके हमले को डॉच कर रहा होता है। लेकिन डॉच करते वक्त ना जिन्वो ये भी नोटिस करता है कि जो ये डीमन है वो उसके वायरल पॉइंट्स को टारगेट कर रही है, लाइक उसका फोरहेड, नेक, हार्ट, ऐसे सब चीजों को। और अब जिन्वो अपने डैगर से उस पर हमला करता है और जो उसकी स्वॉर्ड होती है ना वो दो टुकड़ों में बट जाती है और आखिर में बंदा उसका गला पकड़ता है। और जब वो अपना डैगर उस पर घुसाने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस डीमन से आवाज आती है, मैं सरेंडर करती हूँ। और जो जिन्वो होता है ना वो रुक भी जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये अजीब बात है, हाल ही फिलहाल में वो काफी सारे बीच से टकराया है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते हैं। एंड देन वो उसे बोलता है, क्या तुम? और तभी जो बंदी होती है ना, आई मीन जो डीमन होती है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो एक लड़की होती है और जिन्वो से माफी मांग रही होती है अपनी गलती की। और अब जिन्वो से बोलता है, पहले तुमने मेरे सोल्जर्स पर हमला किया और अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो, ये चल क्या रहा है? तो फिर वो जो बंदी होती है वो उसे बताती है, हम जानते हैं कि हमने काफी भयानक अपराध किया है और एज अ गार्डियन हम लोग खड़े नहीं रह सकते और किसी भी स्कमबैग को अंदर घुसने नहीं दे सकते। ओ आई मीन किसी इंसान ने काफी सारे डीमंस को मार दिया था और इसीलिए मेरे को माफ कीजिए। और अब जिन्वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया, क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा मुझसे अपनी लाइफ की भीख मांगना? तो वो बंदी जवाब देती है, जो नाइट्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना और जब तक मैं जिंदा रहूंगी, आई मीन सेफ रहूंगी, तब तक वो नाइट्स खुश रहेंगे। और ये सुनकर ना जिन्वो अपने मन में सोचता है कि साली ये कितनी सेल्फिश डीमन है। और अभी जिन्वो उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे स्टेप करना सही नहीं रहेगा क्योंकि जो ये बंदी है वो ह्यूमन की तरह लग रही है। और फिर जो बंदी होती है ना वो जिन्वो पीछे से स्टेप करती है, लेकिन सही वक्त पे अपना जो टस्क होता है वो अपनी सील को ऑन कर देता है और फिर जिन्वो से बोलता है, अबे तू कर क्या रही है? और अगले पल फिर से जो डीमन होती है वो अपने जिन्वो से अपनी लाइफ की भीख मांगना शुरू कर देती है। और जिन्वो तो अभी यही सोच रहा होता है कि इसके अंदर कोई शर्म वरम बची भी है या नहीं। और अब जिन्वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे को एंटी परमिट दिला सकती हो? और अब वो डीमन जिन्वो कहते हैं कि मेरे क्लैन ने एक एंटी परमिट को अपने पास स्टोर करके रखा है और अगर मेरे को आप वहां तक पहुंचाते हो तो मैं आपको वो एंटी परमिट दे दूंगी। और अब जिन्वो को समझ आता है तो इसलिए उसे इतना ढूंढने के बाद भी एंटी परमिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे एक सेपरेट लोकेशन में रखा हुआ है। और फिर जो वो डीमन होती है वो जिन्वो को बोलती है कि मैं जानती हूँ जो सभी फ्लोर्स के एंटी परमिट है वो कहाँ रखे हुए, लेकिन इसके बदले आपको मेरी और मेरे क्लैन की सेफ्टी की गारंटी लेनी पड़ेगी। और ये सुनकर ना जिन्वो को लगता है ये ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? और फिर वो उस डीमन के क्लोज आता है और काफी गुस्से में, आई मीन काफी भयानक तरीके से उसे बोलता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? एंड देन जो डीमन होती है वो उसे कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। एंड इसके बाद जिन्वो अपनी दूसरी स्किल का यूज करता है जिससे वो और भयानक लग रहा होता है, लेकिन फिर एजाइल बोलती है, मैं कसम खा रही हूँ। और फिर जिन्वो बोलता है, ठीक है, जितनी जल्दी तुम मेरे को एंटी परमिट दोगी उतनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर वो डीमन थोड़ी राहत की सांस लेती है। और अब जिन्वो से बोलता है, लेकिन इससे पहले तुम मेरे को ये बताओ कि तुम हो कौन? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर जो आंट्स होती है वो इंसानों को मार रही होती है। और इस पैनल से तुम लोग ये चीज समझ सकते हो अच्छे से कि जो जेजू आइलैंड आर्क है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और इस पॉइंट पे जो वो आंट होती है ना उसने एक ही बार में काफी सारे ह्यूमंस को मार डाला है और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं उसी डीमन को जो कि जिन्वो को अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम एजाइल है और मैं रेडिरू क्लैन की बड़ी बेटी हूँ। और जब वो जिन्वो को अपने क्लैन के बारे में बता रही होती है तभी साइड से जिन्वो बोलता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें अपने सिर के अंदर ये आवाजें सुनाई देती है कि ह्यूमंस को मार दो? तो एजाइल थोड़ा सोचती है और फिर जिन्वो को जवाब देती है कि हमारे सिर में हमें ये आवाजें सुनाई देती है कि जिस जगह में हम लोग हैं हम उस जगह को प्रोटेक्ट करें। जो सुनकर ना जिन्वो अपने मन में सोचता है कि जो ये मॉन्स्टर्स है वो इस जगह डिफरेंट रीजन से एग्जिस्ट करते
होता है और जो मैजिक बीस्ट होते हैं उनका एम होता है ह्यूमंस को मारना। लेकिन दूसरी तरफ जो ये मॉन्स्टर्स है उनका एम है अपने डंजन को प्रोटेक्ट करना। और क्या मैं इन डीमंस के लिए मैजिक बीस्ट हूँ? और फिर वो उससे पूछता है आई मीन एजाइल से कि जो ये आवाज़ है वो तुम्हें कब से सुनाई दे रही है। और अब एजाइल जवाब देती है जब से उनकी यहाँ पे आंखें खुली है। और ये सुनकर बंदा सरप्राइज हो जाता है और समझ जाता है कि पहले वो लोग कहीं और रहा करते थे। और फिर वो उससे ये सवाल पूछता है कि पहले वो लोग कहाँ रहते थे। तो एजाइल जवाब देती है पहले वो लोग डीमरियालाम रहा करते थे एंड देन जब उसकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को यहाँ पर पाया। एंड आखिरी सवाल जिन वो उससे पूछता है कि तुम लोग डीमरियालाम में क्या करते थे। तो एजाइल की आंखों में ग्लिच होता है और वो कहती है प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। एंड इसी के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।